Hello दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद ऋषभ। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट बिल्कुल आने ही वाला है और सभी लोग अपने मेंस की तैयारी में अच्छे से लगे हुए हैं और सब लोग मेंस के मॉक भी दे रहे होंगे। पर क्या आप लोग सही से उसको एनालाइज कर रहे हैं? क्या आप जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं क्या वो सही तरीका है? कैसे पता लगे? आइए इस चीज़ को इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मॉक को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये है क्वांट्स का सेक्शनल मॉक जो मैंने टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने मेरे मार्क्स हैं, क्या मेरी रैंक है और क्या मेरा परसेंटाइल है। फॉर एग्जांपल मार्क्स आए हैं 23.5 और कट ऑफ क्लियर है इसमें, और इसमें कट ऑफ बता रहा है 9 to 12 जनरल कैटेगरी की। ठीक, रैंक इसमें आई है मेरी 2187। बहुत टाइम बाद दिया था मैंने, मेरे को बड़ा पेशेंस बनाने में भी इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं हो पाया, पर थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर सकता था मैं इसमें। मैंने बाद में एनालाइज़ किया और निकाला, पता लगाया कि कहाँ कहाँ पे मैं अच्छा स्कोर कर सकता था। ठीक, चलिए, जब ये देख लिया हमने, परसेंटाइल देख लिया, उसके बाद हमको सबसे पहले, जो कोई नहीं करता होगा, आप में से मुझे लगता है कोई नहीं देखता होगा ये चीज़, आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको ये देखना है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपकी रैंक आ रही है 2187। आपको तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, देखिए 28.73 मार्क्स पे, मतलब 5 मार्क्स और ज़्यादा होते मेरे, 5.5 मार्क्स, 5 या 5.5 मार्क्स और ज़्यादा होते तो मेरी रैंक 386 होती है ना। और फिर जब मैंने बाद में एनालाइज़ किया, मैंने देखा ये 5 मार्क्स तो बड़ी आसानी से और निकाले जा सकते थे, तो मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिला उससे, कॉन्फिडेंस आया उससे। ये चीज़ बहुत मेन है। जब भी आप मॉक दें उसके बाद उसको ऐसे करके देखें, मार्क्स आगे बढ़ा के, कि क्या रैंक, मार्क्स पे कितनी रैंक, 31 मार्क्स, यानी कि लगभग 8 मार्क्स एक्स्ट्रा पे मेरी रैंक कितनी अच्छी होती, देखिए, है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ मैंने गलती की और कैसे मैं और अच्छे मार्क्स इसमें ला सकता था। सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने रॉन्ग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 रॉन्ग किए हैं, आइए इनको देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे से क्या गलती हुई थी मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले तो मेरे को लग के 2 मिनट इसे सॉल्व करने में, ये बल्कि जल्दी किया जा सकता था। हाँ, ये 1 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं था, वो पता नहीं क्या मैं थोड़ा सा चीज़ों में उलझ गया था। मैंने इसमें गलती की, मैंने इसमें क्वांटिटी 1 को गलत सॉल्व किया। मैंने क्वेश्चन ढंग से रीड ही नहीं किया, कई बार तो मेरा आंसर ही नहीं आया, और बाद में जब मेरे को लगा कि मैंने रीड कर लिया तब भी मैं आंसर गलत टिक कराया। एक चीज़ याद रखो कि मेंस का पेपर सॉल्व करते वक्त आपको बिल्कुल फोकस रहना है, क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। मैंने इस क्वेश्चन में यही गलती की। मैंने क्या करा था इसमें, पहली बात तो इसमें देखो मेरे को टाइम लगा, मैं इसको गलत रीड कर रहा था बार बार। बाद में जब मेरे को लगा मैंने सही रीड किया, मैंने तब भी इसको गलत रीड किया। इसमें उसने पूछा था 250% ऑफ m+4 और मैंने 250% ऑफ m निकाल दिया था, और इसलिए मेरी क्वांटिटी 1 गलत आई थी और मेरा आंसर गलत हो गया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने गलत किया, देखिए ये, इस क्वेश्चन में मैंने गलती की थी क्या, इसने पूछा था द नंबर ऑफ रिटर्न बुक्स इन द शॉप सी एंड डी, और मैंने सी और बी की जोड़ दी थी, वो उसके बेसिस पे निकाल दिया था आंसर। इस क्वेश्चन में बस रीड करने की दिक्कत थी सारी। रीड, पहले तो रीड आपको बड़े फोकस से करना है, बड़े अच्छे से करना है। ठीक, अप्रोक्सीमेशन करने में हमको कितना टाइम लगा है, अप्रोक्सीमेशन जहाँ तक है सभी अटेम्प्ट करते हैं क्वांट्स में, है ना, क्योंकि वो ईजी होता है और ईजी मार्क्स इसमें आते हैं मेंस में, इसमें आंसर आ ही जाता है। ठीक है, तो अब देखें 10th क्वेश्चन, इसमें मेरे को लगे 1 मिनट 11 सेकेंड, जो कि ठीक है, ये देखा करो टाइम, एवरेज से कंपेयर किया करो, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक, 11th क्वेश्चन ठीक टाइम में हो गया, 12th भी, 13th, 14th भी। ठीक, तो अप्रोक्सीमेशन मैंने जहाँ तक है अप्रोक्सीमेशन, और ये देखिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को ठीक ठीक टाइम में मैंने कर लिया। ठीक, इसके बाद मेरे से मेन जो गलती हुई थी, देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो मैंने इस मॉक में की, अप्रोक्सीमेशन के बाद मैंने सोचा एक डीआई करते हैं अच्छी सी, पूरे सॉल्व करेंगे। इस डीआई को मैंने उठाया, टफ नहीं थी ये, पर मेरा इसको पढ़ते में फोकस नहीं हो रहा था। सेम मैंने इसमें गलती की। पहली बात तो आपको वही चीज़ याद रखनी है, आपको फोकस बहुत अच्छे से रखना है। एक बार एक चीज़ को रीड करना है, एक बार में ही ढंग से रीड करना है। दोबारा रीड कर लो लेकिन जल्दी जल्दी, पहली बार ढंग से रीड करो, दोबारा एक बार चेक करने के लिए जल्दी जल्दी रीड कर लो। ठीक, अब पहली बात तो मेरे को उसको पढ़ने में टाइम लग गया बहुत। ऑन एन एवरेज देखिए लोगों ने इसमें कितना टाइम लिया, 4 मिनट 40 सेकंड। टॉपर ने एवरेज लिया है 5 मिनट और मैंने लिया 6 मिनट 10 सेकंड। मैंने नॉर्मल से टाइम ज़्यादा टाइम लिया है। ठीक, पहले क्वेश्चन में देखो नॉर्मली टाइम लगता है डीआई में, इस वाले क्वेश्चन में मुझे टाइम लगा, ठीक है, डिकोड कर लिया, सब कर लिया, चलो पहले क्वेश्चन में टाइम लग भी गया। कम से कम आगे क्वेश्चन में तो टाइम ना लगे, लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ 1 मिनट 39 सेकेंड, यहाँ 1 मिनट 54 सेकेंड, यहाँ 2 मिनट लग गए, और यहाँ 1 मिनट लग गया। लगभग 12 मिनट लिए हैं मैंने इस डीआई को सॉल्व करने में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नहीं, एक बार आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सारा डेटा आपने निकाल लिया ठीक से, एक बार जो आपने डेटा निकाल लिया आपको वो दोबारा नहीं निकालना है, ये आपको याद रखना है। उसको ठीक से साफ जगह लिखना। मैंने क्या करा था, अपनी कॉपी में सब गंदगी में लिख दिया, कुछ इधर कुछ उधर, सारा डेटा ऊपर नीचे हो गया। मैं हर बार हर क्वेश्चन में
उस डेटा को जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है उसको दोबारा कैलकुलेट कर रहा था। इसलिए देखिए हर क्वेश्चन में मेरे को इतना टाइम लगा। इस चीज़ को आप ख्याल रखें, इस चीज़ को याद रखें। इस क्वेश्चन में अगर मैं, जैसे मैंने 6 मिनट इसमें लगाए, बाकी के 4 क्वेश्चन मेरे को 2 मिनट में कर लेने थे, तो मेरे यहाँ से 4 मिनट बचते और शायद मैं और अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता। ठीक, अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में मुझे 2 मिनट लग गए। सेम रीडिंग प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में भी इतना टाइम लगा। आगे देखते हैं एक DI। इस DI को अगर हम देखें तो ये DI करने लायक थी, डूएबल थी, करनी भी चाहिए थी। इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, और जहाँ तक इसमें आगे के सारे क्वेश्चन जल्दी हो गए थे। ये वाला DI थोड़ा ठीक गया मेरा। ठीक है, मेन चीज़ मैंने क्या गलती करी, मेरे को रिग्रेट है कि मैंने ये वाले केसलेट अटैम्प्ट नहीं की। इस चीज़ का, ये केसलेट दोस्तों दिखने में बहुत डरावनी सी लग रही है, पर ये बहुत ईजी है। 3 से 4 मिनट देखें, अगर देखें 2-2.5 मिनट लगा है जैसे ऑन एन एवरेज लोगों को। ये केसलेट आप 2.5 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 2.5 मिनट में आपने ये सॉल्व कर ली पूरी केसलेट। उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन 10-10 सेकंड के, 20-20 सेकंड के हैं, बस इससे ज़्यादा के नहीं हैं, आराम से हो जाएंगे। ये केसलेट अगर मेरे वो पहले क्वेश्चन, पहले DI में टाइम बच जाता तो शायद मैं इस केसलेट को बना पाता। और मेरे थोड़े जितने मैंने आपको मार्क्स दिखाए थे शुरू में, मैं बड़ा के देख रहा था उनको, 28, 29, मेरी भी रैंक शायद उतनी हो जाती, उतने मार्क्स हो जाते, और कितना मोटिवेशन आता है ना। यहाँ से मैं नंबर निकाल सकता था। तो जब आप एनालाइज करें तो आप देखें कहाँ से आप नंबर निकाल सकते थे, कहाँ पे आपने गलती की। जो आपने गलती की उसको हटा के आप कहाँ से अच्छे नंबर अपने निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं इससे निकाल सकता था। ये केसलेट ईजी था, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ठीक है, इस क्वेश्चन में ठीक है, इस क्वेश्चन में ठीक है। दोस्तों ये DI देखो, मैंने देखते ही छोड़ी थी। मैंने देखा था इसको आकर, लेकिन मैं इसे देखती थी, क्योंकि देखो इस तरह की DI वैसे हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर और DI से ज़्यादा टफ है तब आप इसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह की DI में पहली बात तो आप डेटा रीड करेंगे, उसमें टाइम जाएगा। उसके बाद सारा ग्राफ रीड करेंगे, उसमें आपका टाइम ख़राब होगा। ठीक है, इसको प्रेफर करें आप बाद में अटेम्प्ट करें। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लो ये अटेम्प्ट करनी है, बाकी की टफ है, तो आप क्या करें, ये जो डेटा है ना PQRST है ना, और नंबर ऑफ़ टावल्स एंड नंबर ऑफ़ बेडशीट, आप इसको पहले ही लिख लें, लेकिन ढंग से, एकदम क्लियरली, अच्छे से एक बार देखिए। इसको दोबारा ना देखने जाना पड़े। अगर आप दोबारा देखने चले गए ना, आपका सारा टाइम निकल जाएगा इसमें, और हो सकता है 15-20 मिनट भी लग जाए आपको इस DI को सॉल्व करने में, और फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होगा और आप पे आगे पेपर अच्छा सॉल्व नहीं हो पाएगा। मेरे संग इसमें क्या दिक्कत हुई, मैंने आपको बताया कि ये वाली जो DI थी, मैंने इसको गलत सॉल्व किया स्टार्टिंग में, इसको टाइम लगाया इसमें। और उसके बाद जो गंदगी की थी मैंने अपनी कॉपी में आपको साफ साफ लिखना है, जो कॉपी में गंदगी की थी उसकी वजह से मैं बार बार डेटा कैलकुलेट कर रहा था, और उसमें मेरे को टाइम लग गया। अच्छा, अगर क्वांटिटी कंपैरिजन देखें इसमें, तो क्वांटिटी कंपैरिजन इस पेपर में टफ ही था थोड़ा, कायदे में वो तो आपको नहीं करना चाहिए था अटेंड। अगर देखें हम यहाँ तक, तो देखिए मैं आया ही नहीं शायद, और ये शायद होते भी नहीं, ये थोड़े लेंदी से लग रहे थे मुझे। देखिए इसमें थोड़ा डेटा भरा हुआ है, और ये भी देखिए ये एंड में थोड़े क्वेश्चन टफ दे रखे थे इन्होंने। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता था, ये क्वेश्चन मैंने बाद में देखा, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। बस दोस्तों, बाकी यही है, एनालिसिस की मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप एनालाइज करें। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा होगा कैसे एनालाइज करना है पेपर को। इस तरह से एनालाइज करेंगे आप हर मॉक को, तो आपका पक्का इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। टाइम बहुत कम है, सेक्शन मॉक लगाओ, फुल लेंथ भी लगाओ, उनको एनालाइज करो। फुल लेंथ नहीं लगाए जा रहे हैं तो सेक्शन लगाओ, उनको एनालाइज करो। इसी तरीके से कहाँ से मैं नंबर निकाल सकता हूँ, ठीक, बस आपको यही प्लानिंग करनी है, कहाँ से मैं नंबर निकाल सकता हूँ, वही जाके आपको एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट करना है, और आप फाइनली सेलेक्टेड होंगे। और सिलेक्शन होने के बाद आके यहाँ कमेंट में लिखना, थैंक यू भैया, आपकी स्ट्रेटजी काम आई। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रो विद ऋषभ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथ मिलकर हम ग्रो करेंगे।